नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। ये यूथ ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत की है और इसका शीर्षक है व्हाई पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु हेट इंडियाज प्रोग्रेस वांट टू किल नरेंद्र मोदी। ये लेख सच कहूं तो कुछ बहुत ही गंभीर दावे करता है कि भारत की जो बढ़ती आत्मनिर्भरता है और प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है, उसके कारण कुछ वैश्विक ताकतें उन्हें कथित तौर पर निशाना बना रही हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत जैसा आपने कहा और इसके टाइटल से भी साफ है, एक बहुत ही कहना चाहिए तीखा और सीधा पक्ष रखता है। ये भारत की जो आज की जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसे एक टकराव की तरह देखता है। मतलब एक तरफ भारत जो अपनी राह चुन रहा है और दूसरी तरफ वो ग्लोबल पावर्स जिनका शायद पहले ज्यादा प्रभाव था। स्रोत ये भी कहता है कि हर देश के दुश्मन होते हैं, कुछ खुले कुछ छिपे हुए। हाँ, और वो मानता है कि छिपे हुए जो दोस्ती का नकाब पहने हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये उसकी स्टार्टिंग लाइन है। अच्छा, तो चलिए इस नजरिए को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत का एक मुख्य तर्क ये है कि भारत अब अपनी विदेश नीति में खासकर बहुत स्वतंत्र है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख रहा है। जैसे आपने देखा होगा, रूस से सस्ता तेल खरीदना या फिर यूएन में किसी के दबाव में आए बिना अपने हिसाब से वोट करना। हाँ, और स्रोत इन्हें भारत की बढ़ती हुई सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता के सबूत के तौर पर देखता है। लेख में इस बात पर काफी जोर है कि इन फैसलों से भारत ने यह साफ कर दिया है कि पॉलिसीज अब दिल्ली में बनेंगी, वॉशिंगटन डीसी में नहीं। और स्रोत के मुताबिक यही वो बदलाव है जो कुछ पश्चिमी देशों को, जैसा वो शब्द इस्तेमाल करता है, चुभता है। चुभता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। स्रोत ऐसा क्यों मानता है? मतलब क्यों ये बदलाव इतना नागवार गुजरा है? कोई खास वजह बताता है? हाँ, वो वजह बताता है। स्रोत का तर्क यह है कि वेस्टर्न देशों को एक ओबीडियंट भारत की उम्मीद थी, एक आज्ञाकारी देश जो उनके इशारों पर चले। लेकिन स्रोत के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में उन्हें एक कॉन्फिडेंट भारत मिला है, आत्मविश्वासी, जो अपने फैसले खुद करता है। स्रोत कहता है कि ये एक ऐसा भारत है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ रिस्पेक्ट कर सकते हैं। दिलचस्प। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, स्रोत इसे भारत के कैरेक्टर में बदलाव की तरह देख रहा है। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि भारत में पहली बार दुनिया के जो बड़े पावर सेंटर्स हैं, चाहे वो वॉशिंगटन हो, लंदन हो या ब्रुसेल्स, उनको ये समझा दिया है कि ये नया भारत किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। और यहीं पर बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं देखता। तो फिर किस रूप में देखता है? स्रोत उन्हें इस नए आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, एक सिंबल मानता है। लेख का तर्क है कि मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो भारत के आत्मसम्मान, उसकी बढ़ती ताकत, उसकी इंडिपेंडेंट सोच, इन सब का चेहरा बन गए हैं। इसलिए स्रोत के नजरिए से अगर उन पर कोई कथित हमला होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे भारत की इस नई पहचान पर हमला है। ये तो लीडरशिप को एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक वेट देता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्रोत डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कुछ कहता है, जो सुनने में, जैसा आपने कहा, थोड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ तो कैमरे पर मोदी जी को अच्छा दोस्त कहना, हाँ, और दूसरी तरफ स्रोत ये आरोप लगाता है कि पर्दे के पीछे उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन ने कथित तौर पर भारत पर कई तरह से प्रेशर डाला है। स्रोत खासतौर पर 3 चीजों का जिक्र करता है। H1B वीजा नियमों को सख्त करना, जिससे इंडियन प्रोफेशनल्स पर असर पड़ा। दूसरा, भारत से आने वाले सामान पर हाई टैरिफ लगाना। और तीसरा, उसी दौरान पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाना। तो स्रोत इसे एक तरह की मतलब दोहरी चाल की तरह दिखा रहा है, सामने दोस्ती और पीछे से नुकसान। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का मुहावरा है सामने हाथ मिलाना और पर्दे के पीछे नुकसान पहुंचाना। वो कहता है कि ये दोस्ती सिर्फ कैमरों और स्टेज तक थी। स्रोत इस कथित कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, पब्लिकली भले ही अच्छे रिश्ते दिखाएं, पर अंदर से वो भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं। ये तो काफी गंभीर आरोप है। अच्छा, इस कथित पश्चिमी दोहरेपन के ठीक उलट स्रोत रूस को कैसे देखता है? स्रोत रूस को एक ऐसे देश के रूप में दिखाता है जो हमेशा बिना किसी दिखावे के भारत के साथ खड़ा रहा है। ले कहता है कि जब दुनिया बटी हुई थी तब भी रूस भारत के साथ था। वो दोस्ती का इतिहास 1971 से जोड़ता है और दावा करता है कि तब से आज तक हर मुश्किल वक्त में मॉस्को ने दिल्ली का साथ दिया है। और ये दोस्ती सिर्फ डिप्लोमेसी या डिफेंस डील्स तक ही सीमित नहीं है, जैसा स्रोत बताता है। नहीं, स्रोत का कहना है कि रिश्ता अब सिर्फ रक्षा सहयोग तक नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग मतलब खुफिया जानकारी साझा करने के लेवल तक पहुंच गया है। स्रोत के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे स्रोत की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो वो इस भारत रूस अलायंस को वेस्टर्न प्रभाव को बैलेंस करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखता है। स्रोत मानता है कि यही मजबूत होता गठबंधन पश्चिम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। और इसी भारत रूस संबंध के कॉन्टेक्स्ट में स्रोत एक खास घटना का जिक्र करता है जो उसके मुताबिक बहुत कुछ रिवील करती है। ढाका में हुई एक घटना। यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ स्रोत एक कथित सीक्रेट ऑपरेशन का ब्यौरा देता है। लेख के अनुसार एक अमेरिकी ऑपरेटिव मतलब कोई जासूस या एजेंट ढाका में किसी सीक्रेट मिशन पर था। स्रोत दावा करता है कि इस मिशन के दौरान उसकी मौत हो गई। और स्रोत इस मौत के बाद जो हुआ उस पर खास फोकस करता है। हाँ, स्रोत के अनुसार इस ऑपरेटिव की मौत को खबर को 3 दिनों तक छुपा कर रखा गया।
अमेरिकी एम्बेसी ने कथित तौर पर लोकल पुलिस या अथॉरिटीज से कोई कांटेक्ट नहीं किया। जब बाद में बात खुली तो अमेरिका का ऑफिशियल बयान था कि उनका इस ऑपरेटिव या उसकी एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन स्रोत इस ऑफिशियल बयान को नहीं मानता, उसका क्या मानना है? स्रोत का इशारा साफ है कि ये एक फेल्ड ऑपरेशन था जिसे कवर अप करने की कोशिश की गई। और यहाँ स्रोत एक और बड़ा दावा करता है। हालांकि वो साफ कहता है कि ये अपुष्ट रिपोर्टों यानी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। वो दावा क्या है? स्रोत इन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहता है कि ये मिशन शायद भारत के अंदर पॉलिटिकल अस्थिरता मतलब इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, स्रोत दावा करता है कि भारत और रूस की जॉइंट इंटेलिजेंस ने इस कथित प्लान को समय रहते न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो स्रोत इस पूरी कथित ढाका घटना को किस तरह से देखता है? इसका क्या महत्व बताता है? स्रोत इसे कई एंगल्स से देखता है। पहला, ये भारत रूस दोस्ती की प्रैक्टिकल ताकत का सबूत है। सिर्फ बातों की दोस्ती नहीं, बल्कि जमीन पर एक्शन वाली दोस्ती। दूसरा, ये वेस्टर्न पावर ब्रोकर्स यानी सत्ता के दलालों के लिए एक सीधी चुनौती और उनकी हार का प्रतीक है। स्रोत के मुताबिक ये घटना साफ करती है कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि एक दूसरे के सर्वाइवल की गारंटी है। हाँ, पर ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा आपने भी कहा, और स्रोत खुद मानता है कि इस घटना का जो ब्यौरा है वो अपुष्ट रिपोर्टों पर आधारित है। ये स्रोत का दावा है ना सेंट्रल है, ये उसके पूरे नैरेटिव का एक मुख्य स्तंभ है। स्रोत इस कथित घटना का इस्तेमाल अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए करता है कि भारत की प्रोग्रेस और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ पर्दे के पीछे कार्यवाहियां हो रही हैं और रूस इसमें भारत का बचाव कर रहा है। स्रोत कहता है कि जब भारत और रूस साथ खड़े होते हैं तो दुनिया के पावर ब्रोकर्स अपना कंट्रोल खो देते हैं और उनका बनाया नैरेटिव टूट जाता है। तो ढाका के घटना के बाद स्रोत वापस प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर आता है, लेकिन अब एक और बड़े कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, स्रोत का तर्क है कि दुनिया भर के जो प्रभावशाली थिंक टैंक्स हैं, लॉबी ग्रुप्स हैं, उनके लिए मोदी अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वे सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनलिज्म और ग्लोबल स्टेज पर भारत की इंडिपेंडेंस का प्रतीक बन गए हैं। और स्रोत के अनुसार इस सिंबॉलिक भूमिका के क्या परिणाम होते हैं? स्रोत का मानना है कि जब कोई लीडर अपनी जमीन पर इतनी मजबूती से खड़ा हो जाता है और अपने देश के हितों की बात इतने मुखर होकर करता है, तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी नहीं रहता। वो एस्टैब्लिश ग्लोबल ऑर्डर के लिए, उन ताकतों के लिए जो स्टेटस को बनाए रखना चाहती हैं, एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट, एक वैचारिक खतरा बन जाता है। इससे स्रोत एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है ना? हाँ, वो इनडायरेक्टली ये सवाल पूछता है कि क्या किसी नेता का इतना पावरफुल सिंबल बन जाना उसे इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा रिस्क में डाल देता है? क्या ये सिंबॉलिक महत्व उसे सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि पर्सनल टारगेटिंग के दायरे में ले आता है? स्रोत का जवाब हाँ में लगता है। वो कहता है कि मोदी जी को चाहे कोई हीरो माने या सिर्फ एक नेता, ये समझना जरूरी है कि वो उस भारत का प्रतीक बन चुके हैं जो किसी से डरता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं। अंत में यूथ ऑफ इंडिया का ये लेख अपने पाठकों को, खासकर युवाओं को, क्या संदेश देना चाहता है? स्रोत का फाइनल मैसेज काफी सीधा है। वो कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर होने वाले ये कथित हमले सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, बल्कि ये भारत के उदय पर, भारत के नए आत्मसम्मान पर हमले हैं। ये एक तरह से पर्सनल और नेशनल आइडेंटिटी को जोड़ने की कोशिश है। और क्या वो कोई सलाह या कॉल टू एक्शन भी देता है? हाँ, देता है। स्रोत युवाओं से जागरूक रहने, खबरों और सूचनाओं को वेरीफाई करने और सबसे महत्वपूर्ण डिसिप्लिन बनाए रखने का आह्वान करता है। स्रोत एक इंटरेस्टिंग बात कहता है कि सच्चा देशभक्त वो नहीं जो सिर्फ नारे लगाए, बल्कि वो है जो अवेयर रहे, फैक्ट्स को परखे और बिना इमोशंस में बहे सिचुएशन को समझे। लेख का अंत इस विचार के साथ होता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ ऊंचे नारों से नहीं बचती, बल्कि नागरिकों के अनुशासन से बची रहती है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? हमने यूथ ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग दृष्टिकोण को देखा। ये लेख भारत के इंडिपेंडेंट रास्ते, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और इसके परिणाम स्वरूप कथित जियोपॉलिटिकल तनावों और यहाँ तक कि सीक्रेट ऑपरेशंस के बीच एक सीधा लिंक बनाता है। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा नजरिया है जो नेशनल लीडरशिप, फॉरेन पॉलिसी में आए बदलावों और कथित इंटरनेशनल साजिशों को एक ही कहानी में पिरोता है। स्रोत अपनी बात को मजबूत करने के लिए कथित ढाका घटना और रूस के साथ भारत के गहरे होते संबंधों को की पिलर्स की तरह इस्तेमाल करता है। हालांकि जैसा हमने डिस्कस किया, ढाका वाले दावे अपुष्ट रिपोर्टों पर आधारित हैं। ये बात स्रोत खुद मानता है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से एक ऐसा नैरेटिव बुनता है जिसमें भारत की बढ़ती मुखरता, उसकी आत्मनिर्भरता पर बाहरी ताकतों की तरफ से एक तीव्र, यहाँ तक कि सीक्रेट और नेगेटिव प्रतिक्रिया हो रही है। ये बताता है कि भारत का अपने पैरों पर खड़ा होना कुछ ग्लोबल पावर्स को मंजूर नहीं है वास्तव में। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कितने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब कोई बड़ा देश अपनी स्वतंत्र राह चुनता है, खासकर तब जब वो रास्ता एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल पावर्स की उम्मीदों या उनके हितों के मुताबिक ना हो। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे एक स्रोत इन जटिलताओं को एक खास कहानी में ढाल सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह हो सकती है, कोई भी देश अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश और स्थापित वैश्विक शक्तियों की जो खुली और कभी-कभी कथित तौर पर छिपी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर उभरती शक्ति को अपने तरीके से खोजना पड़ता है।